हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जो कि आपका कवर करेगा सितंबर 2019 से लेकर अगस्त 2020, यानी कि इस माह तक के करंट अफेयर्स को कवर करेगा। और यहाँ पर हम लोग केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ही बात करेंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जो आपके होने वाले हैं इस साल, उसमें बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फटाफट। देखिए, सबसे पहला जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एटालिन जल विद्युत परियोजना। ये क्या है? केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी जिले में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन की अनुशंसा की है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि जो एटालिन जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पर है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले में, और कितने मेगावाट की है? 3097 मेगावाट। तो पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। परियोजना के अंतर्गत दिबांग की सहायक नदियों दिर तथा टेंगो पर 2 बांधों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका ओजोन क्षरण। अब ओजोन क्षरण की बात करें तो देखिए क्या है, यूरोपियन यूनियन की कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस यानी CAMS के भी नाम से जानते हैं हम उसे। CAMS की एक रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक के ऊपर निर्मित ओजोन छिद्र अब समाप्त हो गया है। देखिए, जो CAMS की एक रिपोर्ट है उसके अनुसार आर्कटिक, आपको पता ही होगा, आर्कटिक के ऊपर एक छिद्र हो गया था जिसको हम लोग होल कहते थे, ओजोन होल। वो अब क्या है, छिद्र समाप्त हो गया है। रिपोर्ट में आर्कटिक के ऊपर बने ओजोन छिद्र के ठीक होने की वजह पोलर वर्टेक्स को माना गया है। देखिए, एक तो ये पूछा जा सकता है कि आर्कटिक के ऊपर जो ओजोन होल था वो होल अब बंद हो गया है, समाप्त हो गया है। तो ये किसकी रिपोर्ट में बात सामने आई है? तो CAMS की रिपोर्ट में। और इसका कारण क्या है? तो वो कारण है पोलर वर्टेक्स को कारण माना गया है। अगर अब आगे हम बात करें पोलर वर्टेक्स है क्या, तो इसको समझ लीजिए। यह ध्रुवों के आसपास कम दबाव और कम तापमान का क्षेत्र है जो ध्रुवों पर हमेशा मौजूद होता है। यानी कि जो हमारे पोलर रीजन्स हैं, नॉर्थ और साउथ, उसके आसपास जो है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का एरिया होता है, जो कि हमेशा वहाँ अवेलेबल होता है। यह ग्रीष्म ऋतु में कमज़ोर जबकि शीत ऋतु में प्रबल हो जाता है। यानी कि समर में जो ये एरिया है ये कमज़ोर होता है, वीक होता है, और विंटर में बहुत ही तीव्र हो जाता है, प्रबल हो जाता है। अब देखिए, शब्द जो वर्टेक्स है इसका मतलब है हवा के प्रति प्रवाह, यानी काउंटर क्लॉकवाइज को संदर्भित करता है, जो ठंडी हवाओं को ध्रुवों के पास रोकने में मदद करता है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान कई बार पोलर वर्टेक्स में विस्तार होता है, जो ठंडी हवा को जेट स्ट्रीम के साथ दक्षिण की ओर धकेलता है। तो ये था पोलर वर्टेक्स के बारे में। नेक्स्ट करंट अफेयर आपका है मैंग्रोव वन से रिलेटेड। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपने सुना ही होगा। तो क्या है, 21 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंटरनेशनल वन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च 2020 को। अब इसमें बात क्या की गई, जिसमें मैंग्रोव वनों के महत्व को स्वीकार कर इनके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया। अब अगर हम बात करें भारत में जो मैंग्रोव वन है उनकी क्या कंडीशन है, क्या लेवल है उनका, क्या कितने हैं, तो अगर हम वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2019 की बात करें तो उसके अनुसार मैंग्रोव वन देश के कुल 4975 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.1% है, 15% है। यानी कि कुल उसका एरिया कितना है? 4975 स्क्वायर किलोमीटर, और पूरे देश के कुल जियोग्राफिकल एरिया का केवल 0.15% जो है मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्रफल वाले राज्य जो हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, 2112 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके बाद गुजरात में, फिर उसके बाद अंडमान और निकोबार में। अब देखिए आगे क्या है, 2017 के मूल्यांकन की तुलना में देश में मैंग्रोव के विस्तार में 54 स्क्वायर किलोमीटर की शुद्ध वृद्धि हुई है। एक चीज़ और जान लीजिए क्या, कि एरिया के हिसाब से भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है, और
परसेंटेज के हिसाब से भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है, जो कि है आपका 42.45%। उसके बाद गुजरात में है 23.66%, फिर अंडमान और निकोबार में है 12.39%। नेक्स्ट है आपका जल और जलवायु परिवर्तन। अब देखिए इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जल रिपोर्ट, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र यूएन, यूनाइटेड नेशन के अनुसार अब देखिए क्या है, जलवायु परिवर्तन से जल की उपलब्धता, गुणवत्ता और मात्रा प्रभावित होने से जल का बुनियादी मानवाधिकार और स्वच्छ जल की उपलब्धता प्रभावित होगी। विश्व जल विकास रिपोर्ट देखिए क्या है, यह कैसी रिपोर्ट है, यह एक वार्षिक और थेमेटिक रिपोर्ट है जो प्रत्येक वर्ष जल के अलग अलग रणनीतिक मुद्दों पर केंद्रित होती है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, इसका प्रमुख उद्देश्य जल संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना, यानी सस्टेनेबल यूज को बढ़ावा देना तथा नीति निर्माताओं की सहायता करना। उसके बाद क्या है, जो WWDR विश्व जल आकलन कार्यक्रम है, यानी कि वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं संस्थाओं का ये संयुक्त प्रयास है। अब देखिए इसकी खास बात क्या है, जनसंख्या, आर्थिक विकास और खपत वृद्धि होने से वैश्विक जल उपयोग में पिछले 100 वर्षों में 6 गुना तक की वृद्धि हुई है। यानी कि लास्ट 100 ईयर के कंपैरिजन में बात करें तो 6 टाइम्स खपत हम लोग जो है बढ़ी है जल की। यह लगभग 1% प्रति वर्ष की दर से लगातार बढ़ रही है, और ये बढ़ भी रही है लगभग 1% पर ईयर की रेट से। नेक्स्ट है आपका भारत में मरुस्थलीकरण एवं भूमि अवनयन एटलस, भूमि अवनयन। तो देखिए आगे क्या है, इसमें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने राज्यसभा में भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि अवनयन एटलस, यानी डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया का उल्लेख करते हुए भारत में भूमि अवनयन के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान की है। अब क्या जानकारी दी है देखिए, पहला है, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भूमि अवनयन एटलस के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 96.4 मिलियन हेक्टेयर, 96.4 मिलियन हेक्टेयर जो है आपका, और 29.32% क्षेत्र, 96.4 मिलियन हेक्टेयर और 29.32% एरिया जो है भूमि अवनयन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, यानी डिग्रेडेशन के प्रोसेस से गुजर रहा है। अब आगे देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में लगभग 6.35% भूमि मरुस्थलीकरण भूमि अवनयन से प्रभावित है। यदि हम यूपी की बात करें तो लगभग 6.35% जो भूमि है डिजर्टिफिकेशन का शिकार है। नेक्स्ट है आपका पक्के टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका पक्के टाइगर रिजर्व। देखिए ये क्या है, इसे हम पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी कामेंग जिले में नामदफा रिजर्व के पश्चिम में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, 862 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए क्या है इसमें, इस टाइगर रिजर्व ने संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के लिए भारत जैव विविधता पुरस्कार जीता था। यानी इस टाइगर रिजर्व को कौन सा अवार्ड मिल चुका है, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट है इसका, यह उत्तर पश्चिम में भारेली या कामेंग नदी और पूर्व में पक्के नदी से घिरा है। यहाँ बिल्ली परिवार की 3 बड़ी प्रजातियाँ कौन कौन सी देखिए, कैट फैमिली की बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड और क्लाउडेड तेंदुआ जो है पाया जाता है। यहाँ विश्व स्तर पर लुप्त प्राय सफ़ेद पंखों वाला व्हाइट विंग्ड वुड डक, आइबिस बिल और दुर्लभ ओरिएंटेड बे उल्लू और हॉर्नबिल जैसे पक्षियों की प्रजाति भी पाई जाती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर यूएन दशक। देखिए क्या है, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 2021 से 30 में व्यापक राजनीतिक समर्थन, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं वित्तीय सहायता हेतु वैश्विक सहयोग की उम्मीद प्रकट की है। इसके प्रमुख बिंदु कुछ क्या हैं देखिए, पहला है, मार्च 2018 में ब्राजील में बॉन चैलेंज के दौरान 3.0 उच्च स्तरीय बैठक में अल सल्वाडोर ने पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली 2021 से 2030 पर संयुक्त राष्ट्र के समक्ष प्रस्ताव पेश किया। और क्या है इसमें, पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली पर
यूएन दशक यानी यूएन डिकेड को निम्नीकृत और क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी एंड जल आपूर्ति, वाटर सुनिश्चित करने में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता के साधन के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट है, देखिए क्या आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एवं खाद्य और कृषि संगठन FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसके सह नेतृत्व करता है, यानी को लीडर्स हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका वर्ल्ड वाइड फंड की रिपोर्ट। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने, देखिए ध्यान से देखिएगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने ग्लोबल फ्यूचर्स द ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट चेंज टू सपोर्ट पॉलिसी मेकिंग नामक एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें क्या बात की है इन्होंने, इस रिपोर्ट में प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारणों पर वैश्विक आर्थिक प्रभावों का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक मॉडलिंग का उपयोग करते हुए एक ऐतिहासिक अध्ययन किया है। क्या अध्ययन किया है? इस रिपोर्ट को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा द ग्लोबल ट्रेड एनालिसिस प्रोजेक्ट और नेचुरल कैपिटल प्रोजेक्ट के सहयोग से तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट प्रकृति द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित 6 महत्वपूर्ण यानी 6 इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल सिस्टम सेवाओं को विश्लेषण करती है। यानी किसका किसका एनालिसिस करती है? देखिए, पहला है एग्रीकल्चर के लिए वाटर फुलफिलमेंट यानी जल की आपूर्ति, लकड़ी की आपूर्ति, वुड्स समुद्री मत्स्य पालन यानी वो मत्स्य पालन प्राइसेस का, फसलों का परागण, बाढ़ तूफान की वृद्धि और कटाव से सुरक्षा, और छठा है जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए कार्बन संग्रहण की बात करता है ये। और क्या बात करता है? देखिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर विश्व ने जीवन यापन का उत्कृष्ट सतत मॉडल यानी कि सस्टेनेबल मॉडल अपनाया तो वार्षिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2050 तक यानी 2050 तक 0.02% की वृद्धि होगी। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये है। दूसरा है, देखिए इसमें USA संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को बिजनेस एज यूजुअल परिदृश्य के तहत वर्ष 2050 तक महत्वपूर्ण वार्षिक GDP घाटे का सामना करना पड़ सकता है। एक ये बात इसने बताई है। और भारत की देखिए स्थिति क्या है। वर्ल्ड वाइड फंड की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम भारत की स्थिति देखें तो ब्रिटेन और भारत को भी इस सदी के मध्य तक एक वर्ष में $20 बिलियन $20 बिलियन से भी अधिक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसमें भारत को सर्वाधिक नुकसान जल की कमी के कारण होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट इंडिया रिपोर्ट 2019 20 जनवरी 2020 को यानी 20 जनवरी 2020 को कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट द्वारा भविष्य की जलवायु और व्यावसायिक साझेदारी इंडिया वार्षिक रिपोर्ट 2019 जारी किया गया है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? इस रिपोर्ट के अंतर्गत विज्ञान आधारित लक्ष्यों यानी साइंस बेस्ड टारगेट्स के लिए कारपोरेट प्रतिबद्धताओं का सर्वेक्षण और जलवायु परिवर्तन के जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। विज्ञान आधारित लक्ष्य कंपनियों के लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन से संबंधित मानकों को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका अमेरिका, जापान, UK, फ्रांस और भारत क्रमशः शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करने वाले देश रहे हैं। यानी कि इसके अनुसार कार्बन डिस्क्लोजर रिपोर्ट के अनुसार टॉप 5 कंट्रीज कौन थी? अमेरिका, जापान, UK, फ्रांस और भारत। उसके बाद भारत, जर्मनी और स्वीडन से आगे 5वें स्थान पर है। यानी कि भारत का जो प्लेस है इंडिया 5th पोजीशन पर है। यानी पहले अमेरिका है, फिर जापान है, फिर UK है और फिर फ्रांस है। इस प्रकार भारत पहली विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसकी विज्ञान आधारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्यरत कंपनियां अधिकतम संख्या में हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्वी घाट। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका पूर्वी घाट। देखिए, पूर्वी घाट में हुए एक शोध के अनुसार यह क्षेत्र भारत के सर्वाधिक दोहन वाले और निम्नीकृत पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। सर्वाधिक दोहन का मतलब जहां बहुत ज्यादा यूज होता है, वेस्टेज होते हैं। प्रमुख बिंदु, शोधकर्ताओं ने पौधों की प्रजातियों का अध्ययन किया तथा पूर्वी घाट के लगभग 800 स्थानों पर 28 दुर्लभ, लुप्तप्राय एवं संकटग्रस्त यानी रेयर, इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्यरत संस्थान भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 ISFR जारी किया गया है। प्रमुख बिंदु इसके क्या है? इस रिपोर्ट में वन और वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया है। देखिए, एक ये पूछा जा सकता है कि कौन सा सैटेलाइट
इसको प्राप्त करने के लिए डेटा यूज किया गया है। तो रिसोर्स सेट 2। दूसरा है इसमें वर्तमान रिपोर्ट में वनों के प्रकार एवं जैव विविधता फॉरेस्ट टाइप्स एंड बायोडाइवर्सिटी नामक एक नए अध्याय को जोड़ा गया है। यानी एक नया चैप्टर कौन सा जोड़ा गया है? फॉरेस्ट टाइप्स एंड बायोडाइवर्सिटी। एक करंट अफेयर यहाँ से बन गया आपका। इसके बाद देखिए, इसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित करके उनका चैंपियन एवं सेट वर्गीकरण यानी कि चैंपियन एंड सेट्स क्लासिफिकेशन के आधार पर आकलन किया गया। आगे क्या है? वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह इस श्रेणी की 16वीं रिपोर्ट है। नेक्स्ट है आपका, देखिए अगर हम बात करें वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट हुआ है फॉरेस्ट एरिया में वो कर्नाटक में हुआ है 1025 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद है आंध्रा, फिर है केरल। यानी कि एक करंट अफेयर आपका यहाँ से बन गया कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंक्रीमेंट एरिया वाला कौन सा स्टेट है, तो वो कर्नाटक हो गया। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो सर्वाधिक वनावरण यानी कि जो वनों से ढका प्रतिशत वाला राज्य, यानी परसेंटेज के रूप में अगर हम देखें, जब क्वेश्चन परसेंटेज के फॉर्म में पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो वनावरण है या फॉरेस्ट की कवरिंग है वो कौन सा स्टेट है? मिजोरम, जो कि 85.41% है। फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है। अब देखिए, अगर हम ISFR 2019 से संबंधित कुछ फैक्ट्स की बात करें तो कुल जो वनावरण और वृक्षावरण है यानी कि टोटल फॉरेस्ट और ट्रीज को मिलाकर जो इंडिया का एरिया है वो है 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर। और ये कुल जो इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का 24.56% है। तो एक करंट अफेयर आपका यहाँ से बन गया कि ये पूछा जाता है कि भारत का, इंडिया का कुल वनावरण और वृक्षावरण कितने परसेंट है, तो कितने हैं? 24.56%। अगर केवल वनों की बात करें तो वो कितना है? वो है 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर। अगर परसेंटेज में बात करें तो 21.67%। केवल वृक्षों की बात करें तो ये केवल है 95,027 स्क्वायर किलोमीटर और 2.89% है ये पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का। वनावरण में वृद्धि की बात करें तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 0.56% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 3,976 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है। वृक्षावरण में इसी तरीके से 1,1212 किलोमीटर का यानी 1.29% का टोटल इंक्रीमेंट हुआ है। 5,188 वर्ग किलोमीटर दोनों का मिला के, जो कि 0.65% है। अब अगर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य यानी एरिया वाइज अगर पूछता है तो सबसे ज़्यादा एरिया में फॉरेस्ट कवरिंग किसकी है? MP की है, मध्य प्रदेश की है। कितनी है? 77,482 स्क्वायर किलोमीटर। तो एक करंट अफेयर आपका यहाँ से बन सकता है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर ओडिशा है, फिर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका ज्वारनद मुख पंख मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। वन विभाग ने GMR एनर्जी लिमिटेड को कुंभाभिषेकम पंख मैदान में तलकर्षण निकर्षण गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। पंख मैदान या मड फ्लैट तथा मैंग्रोव के विनाश के कारण जली पक्षी जैसे लुप्तप्राय ग्रेट नॉट तथा भारतीय स्कीमर के आवास क्षेत्र में लगातार क्या आ रही है? कमी आ रही है। नेक्स्ट करंट अफेयर आपका है नदियों में भारी धातु संदूषण यानी कि एक पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन की बात हो रही कि इंडिया में जो इंडिया की रिवर्स हैं उसमें कैसे पॉल्यूट हो रही हैं। तो केंद्रीय जल आयोग सेंट्रल वाटर कमीशन की स्टेट्स ऑफ ट्रेस एंड टॉक्सिक मेटल्स इन इंडियन रिवर्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रमुख नदियों में भारी धातुओं का संदूषण पाया गया है। कुछ प्रमुख बिंदु इसके यह है, देखिए इंडिया में स्थित जल गुणवत्ता स्टेशनों से एकत्रित किए गए जल के नमूनों में से 2/3 में भारी धातुओं की उपस्थिति भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से अधिक पाई गई है। यानी कि 2/3 पार्ट वाटर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन पाया गया है। अब देखिए क्या है, ये निष्कर्ष मई 2014 से अप्रैल 2018 तक के केंद्रीय जल आयोग द्वारा किए गए नदी जल परीक्षण के तीसरे संस्करण से संबंधित रिपोर्ट का हिस्सा है। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हम देखते हैं क्या है। इस परीक्षण में केवल 1/3 जल गुणवत्ता केंद्रों से प्राप्त जल के नमूने ही सुरक्षित हैं। यानी कि जब 2/3 पॉल्यूटेड है तो 1/3 ही तो केवल सेफ है। यानी कि लगभग 65% जल के नमूने में पॉल्यूशन पाया गया। इसके बाद आगे क्या है, देखिए 101 स्टेशनों के नमूने में 2 या 2 से अधिक धातुओं की उपस्थिति थी।
यानी कि एक 101 जगह ऐसा था कि 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स पाए गए पानी में निर्धारित सीमा से, और 156 ऐसे थे जिसमें आयरन बहुत मात्रा में पाया गया। इस परीक्षण के दौरान लिए गए जल के नमूने से नदियों में लौह के अलावा सीसा यानी लेड, निकेल, क्रोमियम, कैडमियम तथा तांबे के संदूषण का भी पता चला है। अगर हम सारणी में बात करें तो देखिए, जैसे गंगा नदी है, इसमें क्रोमियम जो है एक लिमिट से अधिक पाया गया है, और आयरन। यमुना में आयरन बहुत ज़्यादा पाया गया है, ब्रह्मपुत्र में भी आयरन बहुत ज़्यादा पाया गया है, रामगंगा में आपका लेड बहुत ज़्यादा पाया गया है, राप्ती में आपका क्रोमियम बहुत ज़्यादा पाया गया है, और लौह आयरन बहुत ज़्यादा पाया गया है, नर्मदा में भी आयरन ज़्यादा पाया गया है, और गोदावरी में भी। तो इस तरीके से अगर हम फिगर वाइज बात करें तो जो है कि इन नदियों में 2 या 2 से ज़्यादा संदूषण पाया गया है मेटल्स का। नेक्स्ट करंट अफेयर आपका है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। दिसंबर 2019 में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा 15वां वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसके कुछ बिंदु हैं। सूचकांक इस बात का विश्लेषण करता है कि देश व क्षेत्र किस हद तक मौसम संबंधी नुकसान की घटनाओं जैसे तूफान, बाढ़, हीट वेव से प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1999 से 2018 के बीच कुल 12,000 चरम मौसमी घटनाओं में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 4,95,000 लोगों की मौत हुई और लगभग $3.54 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। सूचकांक के अनुसार वर्ष 2018 में जापान, फिलीपींस और जर्मनी मौसम संबंधी घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देश हैं। इसके बाद क्रमशः कौन कौन है? मेडागास्कर है, भारत है और श्रीलंका है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2009 यानी एमिशन गैप रिपोर्ट। नवंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट एमिशन गैप रिपोर्ट के 10वें संस्करण को प्रकाशित किया, जिसमें यह चिंता जाहिर की गई है कि प्रत्येक वर्ष की एमिशन संबंधी वैश्विक निष्क्रियता पेरिस समझौते के मुख्य लक्ष्य को खतरे में डाल रही है। क्या है इसके प्रमुख बिंदु? रिपोर्ट में यह बात कही गई कि यदि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन जो कार्बन एमिशन है में वर्ष 2020 से 30 के दौरान प्रतिवर्ष 7.6% की कमी नहीं की गई तो विश्व पेरिस समझौते के तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। यानी जो एक पेरिस ट्रीटी हुआ था उसके तहत ये समझौता हुआ था कि पूरे विश्व में जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या होगा? मुश्किल होगी। आगे बात कही गई कि पिछले एक दशक में वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 1.5% की दर से वृद्धि हुई है। यानी कि 1.5% पर ईयर जो है कि ग्रीन हाउस गैसेस भी बढ़ रही हैं। उसके बाद है वर्ष 2018 में कुल वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 55.3 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य पहुंच गया है। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट इस तथ्य पर भी ध्यान आकृष्ट करती है कि यदि पेरिस समझौते के अंतर्गत सभी शर्त रहित राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदानों को लागू किया जाता है तब भी इस शताब्दी के अंत तक वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित ही रहेगा। विश्व का 78% ग्रीन हाउस गैस एमिशन G20 देशों द्वारा होता है, जबकि चाइना, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन तथा भारत मिलकर 55% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2019। 20 नवंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एवं अग्रणी अनुसंधान संगठन द्वारा प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की गई, जो जीवाश्म ईंधन प्रसार में कमी लाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। क्या है इसके मुख्य बिंदु? प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट पेरिस समझौते के लक्ष्यों एवं देशों के कोयला, तेल यानी कोल, ऑयल एंड गैस के नियोजित उत्पादन के मध्य अंतर के आकलन से संबंधित पहली रिपोर्ट है। देखिए इस रिपोर्ट में बात क्या की गई है? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विश्व समुदाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल टेम्परेचर को सीमित करने के बजाय और अधिक कोयला, तेल एवं गैस उत्पादन की ओर अग्रसर है। यानी कि हमने जो गोल डिसाइड किया है हम उसको ध्यान ना देकर और ज़्यादा वेस्टेज कर रहे हैं। किसका? कोल का, ऑयल का, गैस का, जिससे प्रोडक्शन गैप निर्मित हो रहा है। इस कारण जलवायु संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करना और मुश्किल हो रहा है। तो देखिए प्रोडक्शन गैप क्या है? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लोबल वार्मिंग को सीमित
रखने हेतु वैश्विक उत्पादन स्तर एवं देशों के नियोजित जीवाश्म ईंधन उत्पादन के मध्य व्याप्त डिफॉर्मेशन विसंगति ही प्रोडक्शन गैप है। प्रोडक्शन गैप के जो कुछ फैक्ट हैं क्या है, देखिए प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व के देश 2030 तक टेम्परेचर इंक्रीमेंट को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने की तुलना में 150% एवं 1.5 तक सीमित रखने की तुलना में 280% अधिक कोयले का उत्पादन करेंगे। पहली बात ये कही गई है। दूसरा यह है वैश्विक स्तर पर तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रखने हेतु वर्ष 2030 में तेल का उत्पादन 16% निर्धारित किया गया है, जबकि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने हेतु तेल उत्पादन को 59% तक निर्धारित किया गया था। यानी कि 59% तक निर्धारित किया गया था, लेकिन हमने किया कितना है 16%। गैस के लिए ओवरशूट के आंकड़े 2 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 14% और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 70% थे। और रिपोर्ट क्या कहती है कि कोल के लिए प्रोडक्शन गैप सबसे ज़्यादा है एवं तेल और गैस का उत्पादन भी कार्बन बजट से अधिक रहने की क्या है संभावना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। मैड्रिड में आयोजित COP25 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत पहली बार टॉप 10 राष्ट्रों में शामिल हुआ है। अब क्या क्या चीज़ें इसकी देखिए खास बात है, इसमें थे 61 कंट्रीज को रेटिंग दी गई है। इसमें कोई भी कंट्री अति उच्च रेटिंग यानी कि टॉप लेवल पे नहीं पहुंच पाई है। टॉप 3 पोजीशन किसी भी कंट्री को नहीं मिला है, पहली लाइन में ये लिखा है। उसके बाद G20 में केवल यूनाइटेड किंगडम और इंडिया ही 2 ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने सूचकांक में उच्च रेटिंग प्राप्त की है। वहीं 8 G20 राष्ट्र अति निम्न प्रदर्शक रहे हैं। पहली बार चिली को शामिल किया गया है और उसने 11वीं रैंक प्राप्त की है। देखिए टॉप 3 तो 0 रैंक पे हैं, लेकिन उसके बाद 4th पोजीशन है स्वीडन की, डेनमार्क है 5th पर और मोरक्को है 6th रैंक पे। यूएसए के अंतिम पायदान पर होने के साथ सऊदी अरब व चीनी ताइपे अंतिम 3 प्रदर्शक हैं। देखिए यूएसए को लास्ट पोजीशन मिली है, उसके अलावा सऊदी अरब और चीनी ताइपे भी लास्ट हैं। भारत का प्रदर्शन देखिए क्या है इस सूचकांक में। जो इंडिया है 66.02 अंक के प्राप्त करके 9th पोजीशन पर रहा, जबकि इसके पूर्व संस्करण में वह 62.93 अंकों के साथ 11th पोजीशन पे था। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका साइक्लोफाइन एयर। आईआईटी मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग तथा आईआईटी मद्रास के ही विद्यार्थियों के एक स्टार्टअप एनविट्रॉन द्वारा एयर प्यूरीफायर साइक्लोफॉन का निर्माण किया गया है। इस एयर प्यूरीफायर का मुख्य कार्य क्या है, वायु में मौजूद प्रदूषकों मतलब जो पॉल्यूटेंट्स हैं तथा पार्टिकुलेट मैटर हैं PM 2.5 तथा PM 10 उसका निष्कासन करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका एवियन बॉटुलिज्म। एवियन बॉटुलिज्म देखिए क्या है, राजस्थान की सांभर झील में हजारों पक्षियों की मौत हो गई। इतनी ज़्यादा संख्या में पक्षियों की मौत की वजह एवियन बॉटुलिज्म नामक एक बीमारी बताई जा रही है। प्रमुख बिंदु क्या है देखिए, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के पशु चिकित्सा विशेषज्ञों की प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार क्या है, पक्षियों की मृत्यु बॉटुलिज्म नामक बीमारी से हुई है। यह बीमारी जीवों के नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका बंजर भूमि एटलस 2019। ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बंजर भूमि एटलस 2019 का 5वां संस्करण जारी किया है। इसे भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से भारतीय दूर संवेदी उपग्रह के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए तैयार किया है। इसमें कुछ निष्कर्ष ये हैं कि इस एटलस में पूरे देश में बंजर भूमि के लिए आकलन किया गया है, जो कि 2015-16 में देश के समग्र भौगोलिक क्षेत्रफल का 16.96% है, यानी कि 55.76 मिलियन हेक्टेयर। आगे क्या है, जबकि वर्ष 2008-9 में यह आंकड़ा 56.60 मिलियन हेक्टेयर था, यानी 17.21%। और देखिए क्या है खास बात इसकी, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में बंजर भूमि की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है, यानी बंजर भूमि वहां पर कम हुई है। बंजर भूमि का सर्वाधिक रूपांतरण राजस्थान में दर्ज किया गया है, जहां 4803 स्क्वायर किलोमीटर बैरन लैंड को प्रोडक्टिव लैंड में चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका इंड एयर। देखिए नीरी ने वायु गुणवत्ता पर शोध संकलन के लिए देश की पहली संवादात्मक ऑनलाइन
रिपोजिटरी इन एयर, यानी कि इंडियन एयर क्वालिटी स्टडीज इंटरएक्टिव रिपोजिटरी इन एयर की स्थापना की है। तो नीरी क्या है, देखिए नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने ये काम किया है। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट प्लस 2.0 कार्यक्रम। तो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर फॉरेस्ट 2.0 फॉरेस्ट फॉर वाटर एंड प्रॉस्पेरिटी कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसके लक्ष्य क्या है, देखिए 1,20,000 हेक्टेयर लैंड का बेहतर मैनेजमेंट करना, $12 मिलियन मूल्य की नई और समावेशी आर्थिक गतिविधियां और 8 लाख घरों को लाभान्वित करना, और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भू परिदृश्य के प्रबंधन में 3 प्रोत्साहन तंत्रों का प्रदर्शन। नेक्स्ट है, और इसका प्रमुख बिंदु क्या है, फॉरेस्ट प्लस दिसंबर 2018 में शुरू किया गया और ये एक 5 ईयर प्लान है। यह वन परिदृश्य प्रबंधन हेतु पारितंत्र प्रबंधन और पारिस्थितिकी सेवाओं के संवर्धन के लिए उपकरण और तकनीकों का विकास करने पर केंद्रित है। फॉरेस्ट प्लस 2.0 में 3 भू परिदृश्यों में पायलट प्रोजेक्ट शामिल है। अब देखिए किसको किसको शामिल किया गया है पायलट प्रोजेक्ट में, बिहार में गया, केरल में तिरुवनंतपुरम और तेलंगाना में मेडक एरिया है, इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 का आयोजन जो है 2 से 13 सितंबर 2019 के दौरान ग्रेटर नोएडा में किया गया, जिसमें दुनिया भर के लगभग 9,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि UNCCD COP 14 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो 2019 में ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, भारत सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल आप लोगों ने सुना होगा, ये एक संस्था है, एक पर्यावरणीय गैर संगठन की सरकारी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत इंडिया दुनिया में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, सबसे बड़ा एमिशन है, जो वैश्विक स्तर पर मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 15% से अधिक का योगदान देता है। अब अगर हम ग्लोबली बात करें तो क्या है, रूस, साउथ अफ्रीका, ईरान, सऊदी अरब, इंडिया, मैक्सिको, UAE, तुर्की और सर्बिया में सबसे अधिक SO2 उत्सर्जन हॉटस्पॉट पाए गए हैं। और अगर हम बात करें तो अमेरिका व चीन नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रयोग को बढ़ावा देकर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 उत्सर्जन को कम करने की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। चीन ने उत्सर्जन मानकों व प्रवर्तन में सुधार किया, यानी 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड को अपने यहाँ कंट्रोल कर लिया है, अमेरिका और चीन। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका अखिल भारतीय बाघ अनुमान। देखिए 29 जुलाई 2019 को विश्व बाघ दिवस के अवसर पर वर्ष 2018 में हुई बाघों की गणना के चौथे चक्र के आंकड़े जो हैं जारी किए गए। इसके प्रमुख बिंदु क्या है, देखिए सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई है। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि देश ने बाघों की संख्या को दोगुना करने के लक्ष्य को 4 साल पहले ही प्राप्त कर लिया है। यानी कि लक्ष्य रखा था 2022 में बाघों की संख्या को डबल करना था, लेकिन 2018 में ही हमारे पास 2967 जो है बाघ हो गए हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 3000 बाघों के साथ सबसे बड़ा एवं सुरक्षित प्राकृतिक वास बन गया है। यानी कि इंडिया में प्रेजेंटली कितने बाघ हैं, 3000 बाघ हो चुके हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका जलवायु और स्वच्छ वायु संघ। भारत औपचारिक रूप से जलवायु और स्वच्छ वायु संघ में शामिल हो गया है। मुख्य बिंदु क्या है इसके, भारत जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, भारत CCAC से जुड़ने वाला विश्व का सबसे पहला क्या है 65वां मतलब 65वां देश बन गया है। यह कदम वायु प्रदूषण से मुकाबला करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार इस संघ का हिस्सा बनने के बाद भारत स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, कृषि उद्योग और अपशिष्ट प्रबंधन को अपनाने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करेगा। इसके साथ साथ भारत अपने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के सफल कार्यान्वयन के लिए CCAC के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम BS6 प्रमाण पत्र। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ने नई दिल्ली में 2 पहिया वाहनों हेतु भारत स्टेज 6 BS6 मानकों का पहला टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी किया।
तो एक करंट अफेयर आपका यहाँ से बन सकता है, BS6 का फुल फॉर्म क्या है, तो भारत स्टेज 6। इसके प्रमुख बिंदु क्या है, यह भारत का प्रथम प्रमाण पत्र है। दूसरा, यह नवीनतम उत्सर्जन मानकों के रूप में हाल ही में भारत द्वारा अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, पिछले वर्ष आईकैट ने भारी वाहन के क्षेत्र में मेसर्स वॉल्वो आयसर कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए BS6 मानकों को स्वीकृति दी थी। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें भारत सरकार ने मौजूदा BS4 मानकों के से सीधे BS6 मानकों को अपनाने का फैसला किया है, और ये कब से लागू होगा। इस प्रकार 1 अप्रैल 2020 से BS5 मानकों को छोड़कर सीधे BS6 मानक लागू करने का फैसला किया गया है। 1 अप्रैल 2020 से भारत में केवल उन्हीं वाहनों को बेचा और पंजीकृत किया जाएगा जो इन मानकों का पालन करेंगे। ये मानक कड़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका नेक्स्ट और लास्ट, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़े 55 कंट्रीज जिनका वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम से कम 55% हो, इस समझौते को घरेलू स्तर पर मंजूरी प्रदान करने के 30 दिन के अंदर यह प्रभाव में आएगा। क्या है, देखिए भारत ने वर्ष 2022 तक प्रत्येक परिवार को बिजली आपूर्ति की घोषणा का भी जिक्र किया। इस योजना हेतु वर्ष 2022 तक नवीकरणीय विद्युत क्षमता 4 गुना बढ़ाकर 175 गीगावाट करने की योजना की घोषणा की है। यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो टारगेट क्या है, वर्ष ईयर 2022 तक 175 गीगावाट करना। सोलर एनर्जी का टारगेट क्या है, 100 गीगावाट तक करना। विंड एनर्जी 60 गीगावाट करना, और जैव एनर्जी या बायो पावर 10 गीगावाट और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 5 गीगावाट शामिल है। तो ये करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, पेशेंस रख के पढ़िएगा, और आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।